हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम पीटर लिंच के द्वारा दी गई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को स्टडी करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पीटर लिंच की। तो पीटर लिंच इज़ अ फेमस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो पीटर लिंच जो है एक काफ़ी ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। ही हैज़ वर्कड इन फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट मैगलिन। तो उन्होंने फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट मैगलिन में भी काम किया है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर 1977 टू 1990 के बीच में। एंड पीटर लिंच हैज़ अचीव्ड एन एवरेज रिटर्न रेट ऑफ 29.2% ड्यूरिंग हिज वर्किंग। तो उन्होंने इतना रिटर्न जनरेट किया है 29.2%। साथ में ही हैज़ डिफीटेड 99.5% अदर म्यूचुअल फंड ड्यूरिंग हिज टर्म। बाकी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उनको हराया है। 99.5 अदर म्यूचुअल फंड्स को वो हरा चुके हैं। साथ में वो पोर्टफोलियो मैनेजर तो थे ही थे, साथ में पीटर लिंच का इंटरेस्ट जो है वो पर्सपेक्टिव इंस्पेक्टर को इन्वेस्टर को एजुकेट करने में भी था। वो चाहते थे कि इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ही हैज़ रिटर्न 3 बुक्स। तो उन्होंने 3 बुक्स लिखी। पहली लिखी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, दूसरी लिखी बीटिंग द स्ट्रीट एंड तीसरी उसने लिखी उन्होंने लर्न टू अर्न। तो ये 3 बुक्स हमें याद रखनी है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट, लर्न टू अर्न। तो हिज फर्स्ट 2 बुक्स वर द लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स। तो उनकी जो 2 फर्स्ट बुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट सेलिंग बुक्स थी। पीटर लिंच हैज़ अ वेरी सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पीटर लिंच की काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी थी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और एज अ राइटर, विच हैज़ बीन सिंप्लीफाइड इन द फॉलोइंग 4 क्लासेस। तो उन को 4 क्लासेस में सिंप्लीफाई किया गया है। तो क्या बोला गया है कि एन इन्वेस्टर मस्ट अंडरटेक रिसर्च फॉर हिमसेल्फ, कि इन्वेस्टर को खुद ही अपने लिए रिसर्च करनी चाहिए। उनको डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। उनको पेशेंट होना चाहिए, काफ़ी पेशेंस होना चाहिए, उनमें धैर्य होना चाहिए। साथ में इन्वेस्ट ओनली इन व्हाट यू नो, सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो जो जिसके बारे में तुम जानते हो। तो ये उनका कहना था। तो लिंच के अकॉर्डिंग हेल्पिंग अदर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप दूसरों की हेल्प करो, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम आफ्टर रिटायरमेंट इन ह्यूमेन एक्टिविटीज़। तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपना टाइम स्पेंड किया। कंपनीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 स्टॉक कैटेगरी बाय लिंच। तो कंपनीज को डिवाइड किया गया 6 स्टॉक कैटेगरीज में लिंच के द्वारा, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को प्रेजेंट करने के लिए 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया कंपनीज को, 6 स्टॉक कैटेगरीज में, इन विच देयर एक्सपेक्टेशन हैव बीन क्लैरिफाइड, जिनमें उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लैरिफाइड थी, पता थी कि हाँ वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो। तो दिस कैटेगरीज आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट सेंटर। तो ये जो कैटेगरीज थी वो हेल्पफुल थी एप्रोप्रिएट सेंटर आइडेंटिफाई करने में, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स के पॉइंट्स थे, जो भी उनको, ठीक है। तो दिस कैटेगरी हैव बीन एक्सप्लेन्ड। अब हम इस कैटेगरी को पढ़ेंगे कि ये 4 कैटेगरीज 6 स्टॉक कैटेगरीज क्या थी। तो पहली थी स्लो ग्रोवर्स। तो द स्लो ग्रोवर्स आर द लार्ज साइज कंपनी। तो उन्होंने स्लो ग्रोवर्स को एक लार्ज साइज कंपनीज कहा है, विच आर ऑपरेटिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, जो कि लॉन्ग टर्म में ऑपरेट करती हैं। और इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज कंपनीज, उन कंपनीज से एक्सपेक्ट किया जाता है देयर ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट विल डेवलप स्लाइटली फास्टर देन द ग्रोथ डोमेस्टिक ऑफ द कंट्री। कहने का ये मतलब है कि उन कंपनीज से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि एटलीस्ट उनका जीएनपी, उनका ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कंट्री की जीडीपी से थोड़ा सा फास्टली डेवलप हो, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है।
तो मेन फीचर क्या थे स्लो ग्रोअर्स के कि प्रोवाइड डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस। तो स्लो ग्रोअर्स का मेन फीचर ये था कि ये जो कंपनीज हैं वो रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देती हैं। तो लिंच इज नॉट अगेंस्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दीज कंपनीज। लिंच जो थे वो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं थे, बट ही हैज़ द ओपिनियन दैट मच डिविडेंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन उनका ये भी मानना था कि ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करना इन कंपनीज से उनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरी हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टॉलवर्ट्स की। स्टॉलवर्ट्स वो लार्ज कंपनीज हैं विच डू नॉट लूज देयर बैलेंस, जो अपना बैलेंस नहीं खोती हैं भले ही इकोनॉमी डिप्रेशन में ही क्यों ना हो, वो रेगुलरिटी के साथ ऑपरेट होती हैं वो कंपनीज। लिंच के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन सच कंपनीज फॉर 30% to 50% इनकम। तो लिंच का मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन कंपनीज में, अपनी इनकम का 30 से 50% आप इसमें इन कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन कंपनीज का दैट दीज कंपनी ऑफर अ सेफ्टी एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन, कि ये जो कंपनीज हैं ये सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं डिप्रेशन के टाइम पर। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोवाइड करती हैं भले ही इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज ही क्यों ना आए। तो सच कंपनीज आर स्लो इन रिलेशन टू देयर न्यू प्रोडक्ट बट दिस प्रेजेंट देयर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। उनका कहना ये है कि ये कंपनी स्लो तो होती हैं न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन जो उनका प्रेजेंट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है वो सही होता है ना। उसके बाद फास्ट ग्रोवर्स की बात करते हैं। तो फास्ट ग्रोवर्स कौन सी होती हैं? जिन कंपनी के शेयर जो है मोर रैपिडली जो है फास्ट ग्रोवर्स आर द कंपनी विच गेट देयर शेयर इन द मार्केट मोर रैपिडली, यानी कि मार्केट में जो अपना शेयर बहुत जल्दी से पा लेती हैं कंपनीज वो फास्ट ग्रोवर्स होती हैं। एंड रिसीव प्रॉफिट इन मच वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको होता है उन कंपनीज को। फास्ट ग्रोवर्स आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट रिटर्न। तो फास्ट ग्रोवर्स कंपनी हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्पफुल है। बट दीज कंपनीज हैव टू फेस अ ग्रेट रिस्क। ऑब्वियसली हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है, तो इसीलिए इन कंपनीज को रिस्क फेस करना ही पड़ता है एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डेक्लाइन, जब इकोनॉमी डेक्लाइन में जाती है तब। तो दीज कंपनी आर स्मॉल एंड एम्बिशियस। भले ही ये कंपनीज छोटी होती हैं बट इनका एक एम्बिशियस होती हैं, ये अपने एम के प्रति काम करती हैं। तो देयर ग्रोथ रेट इज़ 20 to 25% पर एनम। उनका जो ग्रोथ रेट है वो 20 to 25% रहता है पर ईयर में। बट दीज रैपिडली मीट देयर डेक्लाइन इन केस ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस। लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये डेक्लाइन में भी जाती हैं रैपिडली। जितना ज़्यादा अच्छे से ग्रो भी करेंगी फास्टली, उतना ही अगर कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी तो ये रैपिडली डेक्लाइन भी करेंगी, तो इसीलिए रिस्क ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं लिंच के अकॉर्डिंग इन कंपनीज में। उसके बाद साइक्लिकल्स की बात करें तो साइकिल से क्या पता चल रहा है, नाम साइक्लिकल का आया, यानी कि हमारी बिजनेस साइकिल। तो दीज कंपनी आर लार्ज स्केल कंपनीज। लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं, इसमें हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इंक्लूड एयरलाइंस होती हैं, स्टील कंपनीज होती हैं और हमारी केमिकल कंपनीज होती हैं। और रेगुलर फ्लक्चुएशंस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं इन प्राइजेस, इन कंपनीज के प्राइजेस में, आई मीन स्टॉक के प्राइजेस में। बट दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड परफेक्टली। लेकिन आप इनके प्राइजेस को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दीज कंपनीज मेक अ रैपिड ग्रोथ। ये जो कंपनीज हैं बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हैं इकोनॉमिक बूम के टाइम में, जब हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, बूम के टाइम में इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इफ़ अ साइक्लिकल स्टॉक इज परचेज बाय एन इन्वेस्टर एट एन इनअप्रोप्रिएट टाइम देन दिस कंपनी में हैव टू फेस अ लॉस। ऑब्वियसली कि अगर इन्वेस्टर के द्वारा ये साइक्लिकल स्टॉक जो है अगर इनअप्रोप्रिएट टाइम पर परचेज की जाए तो इन कंपनीज को फेस करना पड़ सकता है लॉस भी। टाइम बियर मच इम्पोर्टेंस फॉर दिस कंपनी। तो यहाँ पे टाइम की बहुत लगता है। और द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनीज बिकम एक्सपेंडेड एंड नैरो अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग इनकी सेल्स प्रोडक्ट्स की सेल जो एक्सपेंड और नैरो होती है। टॉर्नरेंट्स की बात करें, टॉर्नरेंट्स का मतलब है कि व्हेन अ कंपनी अटेंड द स्टेट ऑफ रिवाइवल आफ्टर रिकवरी
फ्रॉम अ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी, मतलब एक कंपनी पहले बैंक्रप्ट हो गई, फिर उसने रिकवरी करी, फिर वो रिवाइवल की स्टेट में आई, और सच कंपनी को हम बोलते हैं टॉर्नेंट्स। तो मेन कॉज क्या है रिवाइवल ऑफ दिस कंपनीज का? मे बी इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट, कि ये कंपनी ने तरक्की करी। इट मीन्स कि बैंकरप्ट हो गई थी, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी। तो अब बैंकरप्सी के बाद ये इसने रिकवरी करी, इसने एक अच्छी स्टेट में आई है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हो, जब गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली उस कंपनी की मदद की हो। मोर ओवर दीज कंपनी में ऑल्सो बी रिवाइव्ड बाय द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। ये कंपनीज जो थी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी रिवाइव की जा सकती हैं। आई मीन अदर कंपनीज भी इस कंपनी की हेल्प कर सकती है। तो इट इज़ प्रॉफिटेबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी आफ्टर देयर रिवाइवल। तो अगर एक कंपनी रिकवरी करती है, उठती है, तो उसके बाद हम इनमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जरूर कमा सकते हैं। तो ये थे टॉर्नेंट्स। उसके बाद एसेट प्लेस की बात करें। एसेट प्लेस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं विच आर इधर वाउंड अप, जो बंद हो गई हैं, या फिर वो बहुत पुरानी हैं, या फिर उनके जो फिक्स एसेट्स हैं वो राइट ऑफ हो गए हैं काफ़ी और दिस कंपनी हैव नील वॉल्यूम ऑफ डेट। लेकिन इनका जो है डेट का वॉल्यूम काफ़ी कम है, यानी कि इन्होंने ज़्यादा उधार नहीं ले रखा, और ये जो है लार्ज वैल्यू ऑफ कैश है इनके पास, यानी कि एसेट्स बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी रिक्वायर मच पेशेंस। इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो मच पेशेंस आप होना ज़रूरी है, ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है। रैशनैलिटी की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एन इवेल्यूएशन ऑफ द एसेट ऑफ दीज कंपनीज, कि बहुत डिफ़िकल्ट है इन कंपनीज की एसेट को इवेल्यूएट करना। रिकमेंडेशंस अब कुछ पीटर लिंच ने दी हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, वो हम स्टडी करेंगे, एंड देन हमारा पीटर लिंच का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो है कि इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनीज हु सिक्योरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एट अ रीजनेबल प्राइस। कि इन्वेस्टर को उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है वो रीजनेबल हो, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस काफ़ी हाई हो। दूसरा उसने रेकमेंड किया है कि इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनीज हुम दे आर फैमिलियर विद। कि उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो जिसके साथ आप फैमिलियर हो, विच दे कैन अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर। आप जिनके बारे में प्रॉपरली जानते हो, प्रॉपर मैनर में आप जानते हो उसके बारे में। उसके बाद एन इन्वेस्टर मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंपनी। इन्वेस्टर को जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में, इन विच ही वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट, जिसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, साथ में इन्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद एन इन्वेस्टर मस्ट अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन भी अडॉप्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग डाइवर्सिफिकेशन इन द सेम कंपनी। कहने का ये मतलब है अलग अलग कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, ना कि एक ही कंपनी में। तो इन्वेस्टमेंट इन दी वेरियस सिक्योरिटी ऑफ द सेम कंपनी कैन बी अडॉप्टेड। आप सेम कंपनी में भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब आप उस कंपनी के साथ कंप्लीटली फैमिलियर हो। तो उसके बाद द फॉल इन द मार्केट प्राइजेस मस्ट बी इवेल्यूएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि मार्केट प्राइजेस को आपको इवेल्यूएट करना है टाइम टू टाइम, ताकि बेस्ट सिक्योरिटीज़ आप परचेज करो मिनिमम प्राइस पे, फिर उसको सेल करो मैक्सिमम प्राइस पे, राइट। उसके बाद इवेल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब है मंथली और क्वार्टरली आपको टाइम टू टाइम इवेल्यूएट करना है। इफ़ इट अपीयर दैट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आर गोइंग टू फॉल, अगर ये दिख रहा है कि सिक्योरिटीज़ का प्राइस फॉल जा रहा है, तो आपको जो है दीज मस्ट बी सोल्ड आउट, मतलब आपको वो बेच देनी चाहिए, क्योंकि उसका लगातार फॉल ही जा रहा है ना कॉन्टीन्यूसली, दैट्स वाई। उसके बाद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के साथ। प्राइजेस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन अ रिलेटिव फॉर्म, एंड रिकरिंग सेल्स ऑफ द यूनिफॉर्म ट्रेंड स्टॉक, जो भी रिकरिंग सेल हो रही है और उनको भी कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद फॉलोइंग एलिमेंट्स हमें गिवन है, इनका भी हमें ध्यान रखना है, लाइक इन्वेंट्री, नेट कैश पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो। कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पे, कंपनी की इन्वेंट्री, कंपनी का नेट कैश पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो, डेट इक्विटी रेशो क्या है, ईयर टू ईयर क्या अर्निंग हो रही है कंपनी की, प्राइस अर्निंग टू इंडस्ट्रियल मीन रेशो, है ना, अर्निंग ग्रोथ रेट, ये सब ध्यान में रखना है।
तो ये थे पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के हमारे कुछ रिकमेंडेशंस हमने पढ़े, साथ में हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी और सब कुछ पढ़ा है ना। तो आई होप पीटर लिंच की बिल्कुल क्लियर है, और अब हमारी सारी मास्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।